एथिक्स पेपर डिस्कशन यूपीएससी 2016 में आज हम अगले प्रश्न की विवेचना करेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न जो दिया गया था, भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। अब ये एथिक्स में भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय, तो जॉन रॉल्स की संकल्पना का जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें भारत के संदर्भ में हमें सामाजिक न्याय की जो जानकारी है हमारे पास में, उस जानकारी को हमें वहाँ लिखना पड़ेगा कि भारत का संदर्भ क्या है, भारत में समाज कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, ये कब से चली आ रही हैं, किस प्रकार की विविधताएं हैं, और उसके बाद में उन सब विविधताओं को समेट करके संविधान में भारत में कैसे समाज को व्यवस्थित किया गया है और समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कि जॉन रॉल्स ने जो सामाजिक न्याय के बारे में अपनी संकल्पना में कुछ बातें कही थी और उन बातों को हम भारत में कैसे लागू करते हैं या उनका उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हम भारत में सामाजिक न्याय को चलाते हैं। अब जॉन रॉल्स की संकल्पना, अब ये संकल्पना है क्या और जॉन रॉल्स ने कहा क्या था सामाजिक न्याय के बारे में। तो जॉन रॉल्स अमेरिका के विचारक हुए हैं, चिंतक हुए हैं और समाज के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया और समाज में जो विसंगतियां हैं या समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, या एक राष्ट्र के रूप में जब हम राष्ट्र को समाज माने तो उसमें सभी के प्रति न्याय कैसे हो सकता है, ये उन्होंने उसके बारे में कुछ अपने सिद्धांत, अपनी संकल्पना दी, उसके सपोर्ट में कुछ सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों की उन्होंने व्याख्या की। और उसमें जो उन्होंने न्याय की कल्पना की थी, उसमें जो एक सामान्य संकल्पना थी उनकी, वो निष्पक्षता के रूप में न्याय का उदारवादी और समतावादी सिद्धांत, ये एक संकल्पना में उन्होंने सिद्धांत दिया और उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में और उसको तर्कसंगत बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। और इसको जब हम देखते हैं निष्पक्षता के रूप में न्याय का उदारवादी और समतावादी सिद्धांत, तो न्याय प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का आधार है, इसलिए सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी निर्णय न्याय के नियमों के अंतर्गत ही लिए जाने चाहिए। ये एक बात जॉन रॉल्स ने कही। दूसरी बात उन्होंने फिर कही अपनी संकल्पना में कि न्याय का प्राथमिक विषय समाज की आधारभूत संरचना है। सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के साधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए और ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक इनमें से कुछ या सभी वस्तुओं के असमान वितरण से सबसे हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को फायदा ना पहुंच जाए। मतलब ये है कि जॉन रॉल्स ने जो बात कही उसमें ये कि समाज व्यवस्था का आधार न्याय है और न्याय का प्राथमिक विषय समाज की आधारभूत संरचना है, और जब ये दोनों चीज़ें हैं तो समाज में जो सबसे हीनतम स्थिति में व्यक्ति है उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचना चाहिए या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसको फ़ायदा पहुंचे, जैसा कि बाकी के सब लोगों को होता है या पहुंचता है। दूसरा जो उन्होंने संकल्पना में बात कही वो सामाजिक और आर्थिक अंतर को समायोजित कर वंचितों को लाभ देना। अब ये जो पहला उन्होंने संकल्पना में बात कही थी, ये उसी का एक स्टेप आगे कि इस संकल्पना का मतलब हम सभी सामाजिक वस्तुओं का
समान रूप से वितरण करें, परंतु सभी तरह की असमानताओं को हटाना जरूरी नहीं, खासकर वह असमानताएं जिनसे किसी का नुकसान होने के बजाय फायदा होता हो। अब यहाँ पे उन्होंने जो एक सामाजिक अंतर है, सामाजिक और आर्थिक असमानता जो समाज में होती है, हर समाज में होती है, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात और ये जोड़ दी कि असमानता चाहे वहाँ रहे, लेकिन अगर उस असमानता से किसी को नुकसान नहीं है तो उसको हटाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। एक बात उन्होंने ये कह दी। अब जब इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि समाज की अवधारणा या समाज का जो स्वरूप जॉन रॉल्स ने देखा, तो उन्होंने मनुष्य को या व्यक्ति को या समाज में रहने वाले नागरिकों को, उनमें से हर एक को उन्होंने एक इकाई मान लिया है कि उसका समाज से कोई संबंध नहीं है, उस समाज का दूसरे समाज से कोई संबंध नहीं है और उन समाजों का अपने राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक इकाई मान करके उन्होंने उसके हित के लिए या उसके न्याय के लिए उन्होंने ये बातें कही। अब जो सामान्य संकल्पना थी उसको उन्होंने फिर थोड़ा और रिफाइन करके न्याय की विशिष्ट संकल्पना, ये उसको आगे बढ़ाया उन्होंने कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक उसकी बुनियादी ज़रूरतों में और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अपनी स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता का साथ निभा सके। अब वो यहाँ पर उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र तो हो, लेकिन उसकी स्वतंत्रता ऐसी होना चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता के साथ भी चल सके, उसको भी समावेशित कर सके। मतलब दोनों की स्वतंत्रता अपनी जगह बरकरार भी रहे और दोनों स्वतंत्र रहते हुए वहाँ पर रहे। फिर उन्होंने अगली बात कही विशिष्ट संकल्पना में कि भेदमूलक सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो सामाजिक विषमताएं हैं, उनको व्यवस्थित करने की बात है कि उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो उसमें उन्होंने फिर एक बात जो कही कि उसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। मतलब सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जब हम देखें तो उसमें जो भी हम काम करें उसमें जो हीनतम स्थिति में है, जो सबसे निचले स्तर पे है या जिसको पीछे छूट गया है, जो उसको अधिकतम लाभ हो और बाकी के जो लोग हैं उनको यदि कम लाभ होता हो तो हो, लेकिन अधिक लाभ उनको होना चाहिए जो पीछे छूट गए हैं, जो हीन स्थिति में हैं या जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। अब इसमें कि देश में सब प्रकार के अवसर आते हैं, सब प्रकार के अवसर निकलते हैं, उसमें उन अवसरों को सब लोग अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उन अवसरों का उपयोग करते हैं या उन अवसरों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स यहाँ जो बोल रहे हैं कि ये असमानताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता पर सबके लिए सुलभ हो। अब यहाँ उन्होंने जो बातें कही कि ये जो असमानताएं हैं ये उन पदों और स्थितियों के भी साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानता पर सबके लिए सुलभ हो। मतलब ये कि जो राष्ट्र में जितने अवसर या जितने अवसर आते हैं या जितने पद सृजित किए जाते हैं, पदों का सृजन होता है, उसमें भी सारे लोगों को समानता पर वो सबके लिए सुलभ हो। वहाँ पर बाकी की चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, केवल ये कि सबके लिए समानता पर सुलभ हो। तो ये जो तीन बातें, विशिष्ट संकल्पना और पहले हमने देखी कि उनकी सामान्य संकल्पना। अब ये देखते हैं हम कि ये जो बातें हैं, ये बातें हमारे परिवेश में या भारत में कैसे लागू होती हैं, या इसके बारे में भारत का संदर्भ, भारत में क्या स्थिति है और इन संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे सोचें या हम क्या करें। तो भारत में सामाजिक न्याय ये आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जो आंदोलन चले हैं, आज़ादी के आंदोलन, उसके पहले भी
सामाजिक न्याय ये एक मुद्दा भारत में हमेशा से रहा है। और चूँकि भारत का स्वरूप बहुसंस्कृतिवादी है, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृति हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे समाज हैं। क्षेत्र के हिसाब से देखें, भाषा के हिसाब से देखें, खान पान रहन सहन के हिसाब से देखें, मान्यताओं के हिसाब से देखें, तो भारत में कई समाज हैं और उन समाज में भी फिर कई समूह हैं। उन समूहों में भी फिर कई अपनी विशिष्ट पहचान के साथ वैसे समूह हैं। तो भारत में ये स्वतंत्रता के आंदोलन के पहले से ये मुद्दा जो था कि समाज में जो लोग पिछड़ रहे हैं या पिछड़ गए हैं या पिछड़े हुए हैं, उनके प्रति न्याय कैसे हो। और आज़ादी के पहले के वर्षों में महात्मा गांधी ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया था, और जोर देने के बाद में उस समय के जो नेता थे उन सब ने मिलकर के एक बात ये तय की थी कि भारत में सामाजिक न्याय पर जो है सभी लोग सहमत हुए। सहमत होने के बाद में उन्होंने कहा कि जब हम आज़ाद होंगे और जब हमें अपना शासन करने को अगर मिलेगा जब, तो हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सामाजिक न्याय पर सहमति बनी। बहुसंस्कृतिवाद और सामाजिक न्याय आज़ादी के बाद संविधान के अंग बने। और आज़ादी के बाद जब संविधान बना और वो लोग जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान और उसके पहले इस मुद्दे पर सहमति बनाई थी, तो उन्होंने उसको संविधान में स्थान दिया। और इसमें गांधी जी और गांधी जी के बाद में डॉक्टर अंबेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान था। सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन अपना संघर्ष किया था, तो संविधान में उसको अंग बनाया गया। और उसके बाद में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए वो आखिरी तक, अपने जीवन के आखिरी तक वो भारतीय संसद में खड़े होकर के उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्पीचें दी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि सामाजिक न्याय और उनका समाजवाद जो था वो उनका केंद्र बिंदु था। तो बहुसंस्कृतिवाद और सामाजिक न्याय आज़ादी के बाद संविधान के अंग बने। भारत में विविध समूहों के लिए सामाजिक न्याय के मायने अलग अलग हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ कई मान्यताओं के लोग हैं, कई परंपराओं के लोग हैं, कई विचारधाराओं के लोग हैं, और इस विविधता वाले परिवेश में अगर हम देखें तो अगर एक वर्ग के लिए जो चीज़ अनुकूल है वो चीज़ हो सकता है दूसरे वर्ग के लिए अनुकूल ना हो, दूसरे वर्ग के लिए जो अनुकूल है वो तीसरे वर्ग के लिए अनुकूल ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्र, ये सब जो विविधताएं हैं, तो इन विविधताओं में आप सामाजिक न्याय की कोई एक स्ट्रेट गाइडलाइन नहीं बना सकते। तो हमें उस हिसाब से उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। जबकि राल्स की संकल्पना जो है वो आधार है, आधार हो सकती है, लेकिन उस संकल्पना में भारत के परिवेश में जब हम सोचते हैं तो उसमें उदारवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुसंस्कृतिवाद है। वहाँ पे आपको सबके प्रति उदारता रखनी होगी, तो वहाँ हमको उदारवाद नहीं दिखता है। ऐसे ही वहाँ पे समूहवाद, जो अलग अलग समूह हैं हमारे देश में, वो भी वहाँ छूटे हुए हैंगे। और बहुसंस्कृतिवाद, वहाँ संस्कृति का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राल्स की संकल्पना में उदारवाद, समूहवाद और बहुसंस्कृतिवाद, इसका अभाव है, जो कि हमारे यहाँ है। भारत में ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती थी, करती है और ये करती रहेगी। हम इससे निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते, या हम इसे मिटा नहीं सकते। यही भारत की ताकत है। विविधता में एकता, ये भारत की ताकत है और इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन अगर सामाजिक न्याय हमें लाना है, देश में सभी के प्रति न्याय हो, ये व्यवस्था अगर लागू करनी है, तो फिर हमें राल्स की संकल्पना को मूल बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे या उसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे ऐसी, ताकि वो हमारे देश के परिवेश में, हमारे संदर्भ में वो उसका प्रयोग हो सके। तो भारत सामाजिक, सांस्कृतिक
धार्मिक विविधताओं में एकता का राष्ट्र है, ये हमारी ताकत भी है, ये हमारी पहचान भी है पूरे विश्व में। तो राष्ट्र की संकल्पना के साथ हम जो एडॉप्ट करेंगे उसमें हम बहुसंस्कृतिवाद यदि अडॉप्ट करते हैं तो उसमें उदारवाद भी आ जाएगा, उसमें समूहवाद भी आ जाएगा, उसमें इसके अलावा भी जो छोटे समूह बनने बाद में और जिन्होंने अपने सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया वो भी सब इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से सामाजिक न्याय में विविधता हो सकती है, एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए या एक तरह के लोगों के लिए जो चीज़ सामाजिक न्याय में आती है हो सकता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे के लिए ना आए। तो ऐसा हो सकता है का, लेकिन चूंकि भारत में उदारवाद है इसलिए सभी लोग एक दूसरे को सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई किसी का हक जो है वहाँ छीना जाएगा या उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, ऐसी सोच भारत में पनपना बड़ा मुश्किल होता है। अब भारत के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद है हमारे यहाँ, उसमें नारीवाद आया, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, उसके लिए आंदोलन चले, अभी भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें। फिर हमारे यहाँ नस्ल भेद से हम काफ़ी पहले निकल चुके हैं, लिंग भेद से और रंग भेद और पर्यावरण वालों ने जो आंदोलन किए थे, तो इन सब का समायोजन वहाँ हमको करना पड़ा। और इसके अलावा भी और भी वर्ग हैं जिसमें आपके जो लिंग भेद के अंतर्गत जो 3-4 कैटेगरी होती हैं, जिन लोगों ने इकट्ठे होकर के और आंदोलन किए अपने अधिकारों के लिए कि हमें समाज में बराबर का अधिकार मिले, तो उनका भी ख्याल जो है हमें वहाँ रखना पड़ेगा। तो भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता मिटाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं और आरक्षण जिनमें से एक है। अब जब हम अपने संविधान को देखते हैं, भारत के संदर्भ को देखते हैं, तो ये प्रावधान संविधान बनने के बाद से ही उसमें किए गए हैं और समय के साथ में उनमें यदि कोई सुधार करना पड़ा है तो उस तरह की नीतियां सरकारों ने बनाई हैं, उस तरह की नीतियां बना करके और उन नीतियों को या उनको कानून में बदला, कानून बनाए, नीतियां बनाई और उनको लागू किया और धीरे करके समाज ने उसको स्वीकार भी किया। अब यदि रॉल्स के नज़रिए से देखा जाए, रॉल्स की जो संकल्पना है उसको यदि हम ध्यान में लाएं तो ऐसा लगता है कि लोगों के पास में स्वतंत्रता तो है, एक जैसी स्वतंत्रता है सभी के पास में, और लेकिन सबके पास क्षमता, दक्षता और सामर्थ्य एक जैसी है ये जरूरी नहीं है, ये अलग अलग होगी। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, उसकी सामर्थ्य, उसकी क्षमता, उसकी दक्षता अलग अलग है और इसलिए हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग एक ही तरीके से करेंगे ये जरूरी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए रॉल्स के जो नज़रिया है उसमें जब हम देखते हैं कि उसने स्वतंत्रता सबके लिए एक जैसी उन्होंने कही, लेकिन ये पक्ष जो है कि लोगों की क्षमता और दक्षता और उनकी सामर्थ्य अलग अलग है, तो फिर वो स्वतंत्रता का एक जैसा उपयोग कैसे करेंगे। और ये जो बातें हैं, जो रॉल्स की संकल्पना जब आई तो उसके बाद में फिर बहुत से लोगों ने उस संकल्पना पे अपनी टीका टिप्पणी की, अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने रिजेक्ट किया और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जब ये उस पर नुक्ताचीनी हुई, वाद विवाद हुआ, उस पर मतांतर हुआ, तो फिर उसमें लोगों ने ये बात सुझाई कि भाई इसको
थोड़ा और उदार बनाया जाए और इसमें सब कवर हों, सारे लोग आ जाएं, इसमें सभी प्रकार के लोग आ जाएं इसमें, और फिर उसमें से कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए कि सबके प्रति समान रूप से समाज में एक ऐसी व्यवस्था बने कि कोई भी समाज में अपने आप को पिछड़ा ना समझे, अपने आप को अस्वतंत्र ना समझे और कोई किसी से छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरह की बातें जब ऐसी लोगों ने उसमें डालना शुरू किया तो उसमें ये सारी चीज़ें, बहुसंस्कृतिवाद आया, उसमें नारीवाद आया, नस्ल भेद जो है उसकी बातें हुई, हटी, लिंग भेद का आया, रंग भेद आया, पर्यावरण वाले आए, ऐसे सारे लोगों को उसमें जो है लाया और लोगों ने ऐसे सुझाव दिए। और राल्स की संकल्पना पे पहले भी बहस होती रही है और आज भी बहस हो रही है। वर्तमान में भी राल्स की संकल्पना पे बहुत लोग लिखते रहते हैं, उस पर वाद विवाद चलता रहता है कि इसमें ये चीज़ हम लें, ये रखें, इसको छोड़ें, इसमें ये ऐड करें, लेकिन मूल राल्स की संकल्पना है सामाजिक न्याय के लिए आज भी, और सभी देशों में सब जगह उसी संकल्पना को उठा करके वहाँ पे अपने अपने समाज के में जो व्यवस्था है उसको सरकारें बनाती हैं, सरकारें चलाती हैं। अब भारत के संदर्भ में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद में राल्स की जो संकल्पना है उसको भी हमने देखा, तो जब हम सारी चीज़ों को कंक्लूड अगर करते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि यदि हमें सभी को समर्थवान बनाना है तो सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा तथा मानवीय क्षमताओं के संपूर्ण विकास पर जोर देना होगा। ये एक जो संकल्पना की हमने पूरी उसको देखा, उसके सारे पक्ष देखे, उसमें जो अच्छा है वो भी हमने देखा, जो उसमें छूट गया था वो भी हमने देखा, फिर ये सारी चीज़ें उसमें बहस के बाद में लोगों ने सुझाई और ये सारी चीज़ें उसमें आई। तो ये सारी चीज़ों को भारत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये उसका एक कंक्लूज़न है कि यदि हमें सभी को सामर्थ्यवान बनाना है, मतलब समाज में सारे लोग बराबर हों, तो समाज में जो असमानताएं हैं उनको हम कम करने का प्रयत्न करेंगे। असमानताएं खत्म हो जाएंगी, ये बहुत लंबे समय में जाके होगा, लेकिन कम करने के प्रयास हो सकते हैं और उन कम करने के प्रयासों में हम देखते हैं आज भी सरकारें बहुत काम करती हैं कि ये जो वर्गीकरण हुआ हैगा ये क्यों हुआ हैगा कि ये अगड़ा है, ये ओबीसी है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये महादलित है, ये आदिवासी है। ये वर्गीकरण करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ही ये है कि इन वर्गों को किस किस प्रकार की ज़रूरत है और वो ज़रूरत उनको उस तरह से दे करके उनको एक स्तर पे लाया जाए ताकि ये असमानता जो है, सामाजिक असमानता जो है, आर्थिक असमानता जो है, वो बराबरी के किसी ऐसे स्तर पे आ जाए जहाँ पर कि ये खाई जो है अंतर की, इस खाई को कम किया जा सके। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ व्यवस्था है आरक्षण की, ये एक एग्जाम्पल है कि भारत में आरक्षण का प्रावधान संविधान के साथ संविधान में क्यों किया गया था। वो इसीलिए किया गया था कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाने का उपक्रम, उसको आगे लाने का प्रयत्न, ये उसकी निहित भावना थी। अब ये अलग बात है कि वो नीति आज भी चलती है और उसके परिणाम कितने निकले कितने नहीं निकले ये चर्चा का विषय हो सकता है, एनालिसिस का विषय हो सकता है, लेकिन एक अच्छा प्रयास, एक परिणाम मूलक प्रयास जिसका परिणाम निकल सकता है, संविधान में संविधान बनने के साथ ही उसमें डाला गया था। और उसके बाद भी बहुत सारे नियम कायदे कानून ऐसे बने हैं कि जहाँ पर कि समाज में जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिला और आर्थिक रूप से भी उनको आगे आने का प्रयत्न पहले भी होता रहा है और आज भी होता रहा है कि सबकी आर्थिक स्थिति एक स्तर पे जहाँ आए कि जहाँ पर कि ये खाई जो है अन्याय वाली या सामाजिक न्याय के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं कि ये अन्याय है, वो यहाँ से ख़त्म हो। तो इतनी बातें हमने राल्स की संकल्पना के बारे में देखी। और अगर हम इस पूरे डिस्कशन को, ये मैंने आपको डिटेल में बताया
ताकि आपको विषय वस्तु समझ में आ जाए, संकल्पना क्या है उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसका सोल समझ में आ जाए कि मामला ये है। राल्स ने ये कहा। भारत का संदर्भ क्या है ये भी मैंने बताया। राल्स की संकल्पना में और भारत के संदर्भ में जो अंतर था, उस अंतर को हम कैसे पाट सकते हैंगे और कौन कौन सी चीज़ें राल्स की संकल्पना के साथ में अगर हम लेकर के और इस मूल अवधारणा को कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में सभी लोग जो हैं बराबरी के स्तर पे आकर के जीवन यापन करें, तो संकल्पना वही है, मूल वही है, लेकिन उसमें हम अपने संदर्भ में, भारत के संदर्भ में उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ें और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें या कैसे हम उसको लेके आएँ, तो वो चीज़ पिछली जो 2 लाइनें थी पिछली स्लाइड की, वहाँ तक मैं लेकर के आया और ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब उस सबको अगर हम समेटते हैं, जब अगर हमारे पास में शब्द सीमा है, समय सीमा है लिखने की और हमें कम से कम शब्दों में लिखना है, तो जॉन राल्स की संकल्पना में हमने देखा वहाँ पे मोटे तौर पे कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें एक बात तो कही कि समान वितरण का सिद्धांत बताया उन्होंने, दूसरा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया, तीसरा समाज में जो भेदमूलकता है उसके लिए उन्होंने कहा, चौथी बात जो कही कि अवसर की उचित समानता, कि सभी को अवसर मिलना चाहिए और ये कैसे होगा। तो उसके बाद में राल्स ने उसमें जोर देके कहा था इस बात को कि इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप करना ये आवश्यक है। मतलब राल्स के अनुसार ये सारे बातें कि समान वितरण, समान स्वतंत्रता, सामाजिक भेदभाव नहीं और अवसर की समानता, इनके लिए सरकार को हस्तक्षेप करके समाज में और उसको सुनिश्चित करना चाहिए। अब ये जो चारों बातें हैं इनको यदि हम संक्षेप में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। समान वितरण का सिद्धांत, सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के साधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए और ऐसा तब तक किया जाए जब तक कि वितरण से सबसे हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को फायदा ना पहुंच जाए। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत बुनियादी स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभा सके। सामाजिक भेदमूलकता का सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक अंतर को समायोजित कर वंचितों को लाभ देना जिससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। अवसर की समानता का सिद्धांत, ये असमानताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता पर सबके लिए सुलभ हों। राज्य का हस्तक्षेप, कमजोर तबकों के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये 2 स्लाइड में, आखिरी के 2 स्लाइड में ला करके मैंने उसे छोटे रूप में आपके लिए ये की बात समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्या है, भारत का संदर्भ क्या है और करना क्या है। जॉन राल्स की संकल्पना में सामाजिक न्याय को आधार मूल वही होगा, लेकिन वो होगा कैसे, ये बात मैंने यहाँ तक लेकर के आया था। जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब भी इस पूरे मटेरियल में है और ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया है पूरा कि जॉन राल्स की संकल्पना से संबंधित अगर घुमा फिरा करके कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न बनाया जाता हैगा, तो उसमें ये मटेरियल आपके पास में होगा कि हाँ ये मटेरियल है, अब इसको मोल्ड करके इसको जो पूछा गया है उस तरह से आप ढाल करके और जवाब बना सकते हैं। तो ये जॉन राल्स की संकल्पना की विवेचना भारत के संदर्भ में मैंने आपके सामने रखी और उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉन राल्स की संकल्पना का जो कंसेप्ट है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसका जो पूरा मटेरियल हो सकता है संभावित, वो पूरा मटेरियल मैंने आपको यहाँ पे दिया भी है, उसको एक्सप्लेन भी किया हैगा और आपके समझ में आएगा और आप इसका जवाब खुद लिखने में सक्षम भी होंगे। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रश्न का एनालिसिस या अगले प्रश्न में क्या लिख सकते हैं, इसको लेकर के मैं फिर आपके पास में आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।